जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास में। तो आज हम देख रहे हैं 7 और 8 फरवरी 2025 का करंट अफेयर्स, जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं अपने क्वेश्चन में। क्या दिया गया आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में डोगरी में साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों, साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 का दिया गया है, तो ये किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है चमन अरोड़ा को। किसे दिया गया है? चमन अरोड़ा। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और क्वेश्चन भी। तो साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 का किसे दिया गया है? चमन अरोड़ा को। इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी पुस्तक है? तो एक और अश्वत्थामा। क्या है इनकी पुस्तक का नाम? ये पुस्तक का नाम भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि साहित्य अकेडमी पुरस्कार है। तो किस पुस्तक को दिया गया है? तो जिस लेखक है उसके चमन अरोड़ा, पुस्तक का नाम एक और अश्वत्थामा। क्या है? ये इनकी पुस्तक है। हम यहाँ पे देखें, भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकेडमी द्वारा दिया जाने वाला सालाना साहित्यिक सम्मान है। तो ये साहित्य अकेडमी पुरस्कार जो है हर वर्ष दिया जाता है। और ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो भारत की जो राष्ट्रीय साहित्य अकेडमी है इसके द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार भारत की भाषाओं में साहित्यिक कार्यों और अनुवादों के लिए दिया जाता है। किसके लिए? साहित्यिक कार्य और उनके अनुवादों के लिए जो है इस पुरस्कार को दिया जाता है। यह पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। किसके बाद? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दिया जाने वाला ये सेकंड नंबर का सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। तो दोस्तों, कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकेडमी पुरस्कार 2024 का किसे दिया गया है? चमन अरोड़ा को। इस पुरस्कार की शुरुआत आप लोग ध्यान रखिएगा, इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई वो कब हुई है? 1954 में। इसकी शुरुआत कब हुई है? 1954 में हुई है, आप लोग याद रखोगे। तो ये सेकंड नंबर का क्या है? सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान। और यहाँ पर एक पॉइंट और बन गया हमारे पास कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है क्या है? सबसे बड़ा भारत का साहित्यिक सम्मान है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम हाल ही में भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो पहली एआई यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पर स्थापित की जाएगी? तो महाराष्ट्र राज्य में। कहाँ पर? महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। कौन सी? एआई यूनिवर्सिटी, एआई विश्वविद्यालय या एआई यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के नवी मुंबई में स्थापित की जाएगी। यह विश्वविद्यालय एआई अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने, साथ ही साथ कौशल विकास का समर्थन करने और एआई नीतियों को आकार देने का कार्य करेगा, जिससे जो है महाराष्ट्र वैश्विक स्तर पर एआई शिक्षा और नवाचार का केंद्र बन सके। तो ये महाराष्ट्र जो है वैश्विक स्तर पर एआई शिक्षा और नवाचार का केंद्र बन सके, इसके लिए यहाँ पर क्या की गई? भारत की पहली एआई यूनिवर्सिटी यहाँ पर स्थापित की गई है महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। इसके लिए दोस्तों इसके लिए जो है क्या बनाया गया है? टास्क फोर्स बनाया गया है, जो क्या करेगा? इसकी जो हम कहे कार्य करेगा इसमें, कार्य क्या करेगा? इसमें कार्य की रक्षा, कार्य की देखरेख करेगा। क्या करेगा? कार्य की देखरेख। इसके लिए क्या बनाया गया? एक टास्क फोर्स बनाया गया, टास्क फोर्स बनाया गया एआई यूनिवर्सिटी के लिए, जो क्या करेगा? इसकी कार्यों की देखरेख करेगा, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए, साथ ही साथ अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए। तो ये कहाँ पर स्थापित होगी? एआई यूनिवर्सिटी या एआई विश्वविद्यालय आपसे पूछे तो कहाँ पर? महाराष्ट्र के नवी मुंबई में। चलिए आगे आते हैं अब अगले क्वेश्चन में। हाल ही में किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है? तो किस देश ने अपने पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है? तो किसने? नेपाल देश ने। किसने? नेपाल ने। इन नियमों के तहत जो है 8000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले पहाड़ों पर चढ़ने के लिए हर 2 पर्वतारोहियों के साथ एक ऊंचाई सहायक कर्मचारी या पर्वतारोही गाइड होना जरूरी है। जो भी पर्वत हम कहें 8000 मीटर से ऊंचे, कितने? 8000 मीटर से ज्यादा उनकी ऊंचाई है, तो वहां पर जो है 2 पर्वतारोहियों के साथ जो है एक वहां पर गाइड होना जरूरी है। इस नियम में ये कर दिया गया। इन नियमों के तहत जो है अंधे या दोनों पैरों से विकलांग लोग चढ़ाई नहीं कर सकते। किन पर प्रतिबंध लगा दिया है? जो व्यक्ति अंधे हैं और दोनों पैरों से विकलांग है वो चढ़ाई इसमें नहीं कर सकते। अगला हम देखें तो इन नियमों का जो मकसद है चढ़ाई को सुरक्षित बनाना और मौतों की संख्या को कम करना है। इस जो नियम बनाए गए हैं इनका जो मकसद है, इनका उद्देश्य है चढ़ाई को सुरक्षित बनाना और मौतों की संख्या कम करना। हम बात करें पर्वतारोहण नियमों में संशोधन किया है तो किस देश ने किया है? नेपाल ने किया है। कितने मीटर आपसे बोले? तो 8000 मीटर से जो ऊंचे पर्वत होंगे उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि हर 2 पर्वतारोहियों के साथ क्या होगा? एक पर्वतारोही गाइड होना बहुत जरूरी है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हम
हाल ही में जारी वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहा है वैश्विक घरेलू उड़ान भार में? तो भारत क्या रहा है इसमें? शीर्ष नंबर पे रहा है। शीर्ष यानी पहले नंबर में क्या रहा है? अपना भारत रहा है। भारत घरेलू उड़ानों के लिए यात्री लोड फैक्टर में वैश्विक नेता बनकर उभरा है, जिसने 2024 में 86.4 कितना 86.4% का प्रभावशाली आंकड़ा दर्ज किया। कितना आंकड़ा दर्ज किया 2024 में? 86.4%। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? तो किस खिलाड़ी ने घोषणा की है संन्यास की? तो उनका नाम क्या है? सिमोना हालेप। कौन? सिमोना हालेप जो कहाँ किया है? तो रोमानिया मूल की महिला टेनिस खिलाड़ी है जिन्होंने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। हाल ही में चीप डिजाइन के लिए नाइलेट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इस केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? नोएडा में। कहाँ पर? नोएडा। तो नोएडा कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में आता है। नोएडा कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में, ना कि दिल्ली में। उत्तर प्रदेश में आता है नोएडा। तो चिप डिजाइन करने के लिए नाइलेट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो नोएडा में किया गया है। अब ये है क्या दोस्तों नाइलेट? इसका फुल फॉर्म हम देखें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या है? इसका फुल फॉर्म है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव जो है एस कृष्णन ने 5 फरवरी 2025 को नोएडा में चिप डिजाइन में नाइलेट उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया। सीधे सीधे हम याद रखें, इसका जो उद्घाटन है किसके द्वारा किया गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव जो है एस कृष्णन ने कब किया? 5 फरवरी। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? एस कृष्णन के द्वारा उद्घाटन किया गया 5 फरवरी को। कहां पर? तो नोएडा में। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। हाल ही में किसे GSMA का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? सबसे पहले GSMA, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। क्या है इसका? ये फुल फॉर्म है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो इसका जो कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? गोपाल विट्ठल को। किसे? गोपाल विट्ठल क्या होंगे? GSMA के कार्यवाहक अध्यक्ष होंगे। ये क्या है दोस्तों? गैर लाभकारी उद्योग संगठन है जो दुनिया भर में मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। क्या करता है ये GSMA? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन दुनिया भर में जो है मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर के हितों का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी जो गठन हुआ था, हम कहा इसकी स्थापना कब हुई? 1995 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लंदन, इंग्लैंड या यूके। बात बराबर है? तीनों चीज क्या है? तीनों एक ही है। लंदन में क्या है इसका मुख्यालय? कब हुई इसकी स्थापना? तो 1995 में। इसका जो कार्यवाहक अध्यक्ष है गोपाल विट्ठल को बनाया गया है। हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की? अब ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। विदेशी नागरिकों के लिए कौन सी नई वीजा कैटेगरी लॉन्च की गई है? तो कौन सी? आयुष वीजा। कौन सी वीजा? आयुष वीजा, जो क्या करेगी? विदेशी नागरिकों को लिए जो है यह वीजा विदेशी नागरिकों को आयुष चिकित्सा पद्धतियों से, किस पद्धति? आयुष चिकित्सा पद्धति से इलाज कराने के लिए भारत आने की अनुमति देता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों विदेशी नागरिक, तो इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है। पाकिस्तान को छोड़कर, पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो कोई भी विदेशी नागरिक पाकिस्तान को छोड़कर भारत आने की यह जो वीजा है अनुमति देता है। कौन सा वीजा? आयुष वीजा। यह पहल जो है भारत को आयुष चिकित्सा पद्धतियों का वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो आप लोग याद रखेंगे वीजा का नाम क्या रखा गया है? आयुष वीजा, जो विदेशी नागरिकों के लिए भारत आने की अनुमति देता है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किस देश की सरकार ने कर्मचारियों के हफ्ते में काम के घंटों में कटौती करने का फैसला किया है? तो किस सरकार ने? स्पेन की सरकार ने। जो कर्मचारी है उनके हफ्ते में जो काम होते हैं उनके घंटों में अभी कटौती कर दी है, और 40 घंटे से कम करके, 40 घंटे थे पहले, तो उससे कम करके कितना कर दिया है? 37.5 आवर्स। कितना? 37.5 आवर्स अभी कर दिया। कहाँ की सरकार ने? तो स्पेन की सरकार ने। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। हाल ही में कौन आईसीसी T20 बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा है? अब दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है टॉप 5 में हमारे भारत के 3 खिलाड़ियों का नाम है। तो आईसीसी T20 बल्लेबाजी जो रैंकिंग में शीर्ष पर रहे हैं, सबसे पहले तो जो नाम है वो किसका है? ट्रेविस हेड का। किसका नाम है? ट्रेविस हेड। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये है ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी।
कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के ये क्या है खिलाड़ी हैं जिनका नाम क्या है? ट्रेविस हेड, जो इस रैंक में पहले नंबर पर रहे हैं। अब सेकंड नंबर पे हम बात करें तो ट्रेविस हेड क्या हो गई पहले नंबर में। सेकंड नंबर में कौन है? अभिषेक शर्मा। अब ये कहाँ के खिलाड़ी है? तो ये है भारत के खिलाड़ी। क्या है? ये भारत के बल्लेबाज। ये इनका नाम जो है श्रेणी में हमका ये जो रैंक आई है उसमें लिस्ट में सेकंड नंबर में किसका नाम है? अभिषेक शर्मा का। थर्ड नंबर में नाम है तिलक वर्मा का। ये भी क्या है? भारत के बल्लेबाज। भारत के बल्लेबाज की जो रैंकिंग है उसमें तीसरा स्थान किसका है? तिलक वर्मा का। चौथा नाम है फिल साल्ट का। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये है इंग्लैंड के खिलाड़ी। कहाँ के? इंग्लैंड के ये खिलाड़ी हैं। पांचवें नंबर में जो नाम है सूर्य कुमार यादव का। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? भारत के खिलाड़ी हैं। किसके? कहाँ के? भारत के खिलाड़ी है सूर्य कुमार यादव। तो आप लोगों के लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये टॉप 5 जो रैंक है हमारे पास उसमें 3 क्या है? इसमें भारतीय खिलाड़ी, 3 भारतीय खिलाड़ियों का नाम है। कितने? 3 भारतीय खिलाड़ी। कौन कौन? अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और सूर्य कुमार यादव। ये तीनों नाम आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। आप नाम जो है याद रखोगे। और पहले नंबर में जो नाम है वो ट्रेविस हेड का नाम है, जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी। तो चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में हम। हाल ही में कौन विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है? तो विश्व का दूसरे नंबर में सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता जो बन चुका है देश, वो कौन सा? भारत देश। कौन सा देश? भारत देश। और पहले नंबर पे याद रखेंगे, पहले नंबर में क्या है? चीन। और सेकंड में क्या आ गया अपना? भारत। चलिए अब हम यहाँ पे देखें, भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है, जो घरेलू स्तर पर बिकने वाले 99.2% मोबाइल फोन का उत्पादन करता है। कितने? 99.2%। 2024 में निर्यात बढ़कर जो है 1,29,000 करोड़ हो चुका है। 2024 में कितना निर्यात हो चुका है? 1,29,000 करोड़ हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्या दिया है? हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल से बाहर हुआ है? तो यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल यानी क्या हुआ? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल यानी यूएनएचआरसी से बाहर हुआ है। तो कौन सा देश? अमेरिका जो है इससे बाहर हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से अमेरिका के अलग होने संबंधी एक शासकीय आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो किसने? राष्ट्रपति जो है अमेरिका के, उनने क्या कर दिया? इसमें हस्ताक्षर कर दिए हैं कि वो क्या हो चुका है? यूएनएचआरसी यानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की जो परिषद है उससे बाहर हो चुका है। कौन? अमेरिका। ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु आगा खान चतुर्थ, क्या नाम है इनका? आध्यात्मिक गुरु है आगा खान चतुर्थ का 88 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। कहाँ पर निधन हुआ है? तो पुर्तगाल में। कहाँ पर? पुर्तगाल में इनका निधन हो चुका है। इस्माइली मुसलमानों के ये आध्यात्मिक गुरु है आगा खान चतुर्थ। कितने वर्ष की उम्र में? 88 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो चुका है। स्थान कहाँ पर? तो पुर्तगाल में। 20 वर्ष की आयु में आध्यात्मिक गुरु घोषित किया गया था। कितने वर्ष की आयु में? 20 वर्ष की आयु में इन्हें क्या किया गया था? आध्यात्मिक गुरु घोषित किया गया था। कहाँ पर हुई इनकी मृत्यु? तो पुर्तगाल में। ये क्या है? इस्माइली मुसलमानों के आध्यात्मिक गुरु है। चलिए हाल ही में पुष्पलता का निधन हुआ है, वे कौन थी? अब पुष्पलता कौन थी दोस्तों? तो ये थी क्या? अभिनेत्री। क्या थी ये? अभिनेत्री। ये कहाँ से है? तो दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत की क्या है? अभिनेत्री। और ये कहाँ की है? तो हैदराबाद से है। ये कहाँ से है? ये हैदराबाद से। कौन? पुष्पलता। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में किस आईआईटी ने भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है? कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। तो किस आईआईटी ने? तो आईआईटी मद्रास के द्वारा ये लॉन्च किया गया है पहला कैंसर जीनोम एटलस। अब दोस्तों ये है क्या? तो आईआईटी मद्रास देश का सबसे बड़ा कैंसर जीनोम डेटाबेस तैयार कर रहा है। क्या? देश का सबसे बड़ा कैंसर जीनोम डेटाबेस तैयार कर रहा है, जो क्या करेगा? भारत सेंटर जीनोम एटलस नाम से यह योजना जो है पूरे देश में कैंसर मरीजों से सैंपल लेकर उसके जीन का विश्लेषण करेगा। जो भी व्यक्ति हम कहें कैंसर से पीड़ित है, उनका क्या लेगा? ये सैंपल लेगा सबसे पहले, तो फिर उसका क्या करेगा? जीनों का विश्लेषण करेगा, उसका अध्ययन करेगा। तो कौन? आईआईटी मद्रास ने ये क्या किया है? कैंसर जीनोम एटलस लॉन्च किया है। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में फीस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? इसरो ने। किसने? इसरो ने ये क्या किया है? सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है फीस्ट। अब इसका फुल फॉर्म जो है तो वो क्या है? फिनाइट
इसका जो फुल फॉर्म है फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। इसका क्या है ये फुल फॉर्म है, आप लोग फुल फॉर्म याद रखेंगे, फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये सॉफ्टवेयर है, ये किसने लॉन्च किया है, तो इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। अभी इसरो ने आईआईटी हैदराबाद में आयोजित 8वीं राष्ट्रीय फिनाइट एलिमेंट डेवलपर की बैठक के दौरान इसको लॉन्च किया है। कहाँ पर, तो आईआईटी हैदराबाद में आयोजित हुआ था ये 8वें नंबर का राष्ट्रीय फिनाइट एलिमेंट डेवलपर की बैठक में जो है इसको लॉन्च किया गया है। इस सॉफ्टवेयर को विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ने विकसित किया। किसने, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, किसने, इसरो ने इसे क्या किया है, विकसित किया है, लॉन्च किया है। अब हम यहाँ पे इसरो की बात करें तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, इसरो की स्थापना हुई थी 1969 में। कब हुई थी, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी जो इसका हेडक्वार्टर है, इसरो का हेडक्वार्टर, वो कहाँ पर है, तो बेंगलोर में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर। इसके जो भी हेड है, इसरो के जो अध्यक्ष है, उनका नाम इंपॉर्टेंट है, इसरो के अध्यक्ष आपसे पूछ सकता है, तो उनके अध्यक्ष जो है वो कौन है, वी नारायणन। इसरो के क्या है ये अध्यक्ष, वी नारायणन। इससे पहले कौन अध्यक्ष थे, आप लोग कमेंट्स में बताओगे। इससे पहले जो थे इसरो के पूर्व अध्यक्ष का नाम आप लोग कमेंट्स में बताओगे क्या था। चलिए, तो फीस्ट सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है, इसरो ने लॉन्च किया है। चलिए, हाल ही में पहला वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित होगा, तो दोस्तों ये कहाँ आयोजित होगा, सऊदी अरब में। कहाँ पर, सऊदी अरब के कहाँ पर, दुबई में। कहाँ पर आयोजित होगा, तो दुबई में जो है ये शिखर सम्मेलन आयोजित होगा, वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन। कहाँ पर, दुबई में, जिसका जो विषय है एक ग्रह एक आवाज, वैश्विक न्याय प्रेम और शांति। क्या है इसका विषय, हमका थीम जो है एक ग्रह एक आवाज। क्या है इसकी ये थीम है। 12 और 13 अप्रैल 2025 को दुबई प्रदर्शनी केंद्र एक्सपो सिटी दुबई में आयोजित किया जाएगा। ये कब आयोजित होगा, तो आप लोग याद रखेंगे 12 और 13 अप्रैल को। 12 और 13 अप्रैल को कहाँ पर होगा, तो दुबई में, दुबई प्रदर्शनी केंद्र DEC में क्या होगा, ये आयोजित होगा। पहला है ये वैश्विक न्याय शांति और प्रेम शिखर सम्मेलन, सऊदी अरब के दुबई में इसका आयोजन होगा। चलिए अगला देखते हैं। 27 फरवरी 2025 को नासा एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप लॉन्च करेगा, उसका नाम क्या है, तो दोस्तों नासा एक हमारी अंतरिक्ष कंपनी है, सॉरी अमेरिका की क्या है ये अंतरिक्ष कंपनी है, जो क्या करेगा, टेलीस्कोप लॉन्च करेगा, अंतरिक्ष जो है टेलीस्कोप लॉन्च करेगा। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम स्फेरिक्स है। क्या नाम है उसका, स्फेरिक्स इसका नाम दिया गया है। एक बड़ा क्या है ये टेलीस्कोप है। अब इसकी हम बात करें तो स्फेरिक्स क्या है, ये नासा का एक बड़ा अंतरिक्ष टेलीस्कोप है, जो 27 फरवरी 2025 को लॉन्च करेगा। कब करेगा ये नासा जो है, 27 फरवरी को ये लॉन्च करने वाला है। अब यहाँ पे इसका फुल फॉर्म देखें तो क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपोच ऑफ रियोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। क्या है इसका ये फुल फॉर्म है, जिसका उद्देश्य क्या है, यूनिवर्स का विकास, मिल्की वे गैलेक्सी का निर्माण और बिग बैंग थ्योरी के रहस्य को उजागर करना। इसका क्या है ये उद्देश्य। तो कौन लॉन्च कर रहा है इसको, नासा के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है ये अंतरिक्ष टेलीस्कोप। कब लॉन्च होगा ये, तो 27 फरवरी को। इसका नाम क्या है, स्फेरिक्स है। चलिए हम नासा की बात करें तो नासा क्या है दोस्तों, ये क्या है, एक राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन है, जो कहाँ का है, तो अमेरिका का है। अब ये स्थापित कब हुआ था, तो 1958 में स्थापित हुआ था। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, वाशिंगटन DC, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में। इसका जो आदर्श वाक्य है वो क्या है, सभी के लाभ के लिए, सभी के लाभ के लिए या प्रॉफिट के लिए। इसका जो प्रशासक हम कहें, यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो कौन है, विल नेल्सन। क्या है इसके यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए आगे आते हैं। अब हाल ही में मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है, तो मिसेस वर्ल्ड 2025 का जो खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है, तो वो कौन है, तेस्को गेलाय। क्या है इनका नाम, तेस्को गेलाय। अभी कहाँ की है, तो साउथ अफ्रीका की तेस्को गोलाय ने लास वेगास में आयोजित, ये कहाँ हुआ था, तो लास वेगास में आयोजित हुआ था। मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीत लिया है, और इस तरह वह यह जो खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला बन गई है। पहली अश्वेत महिला यानी फर्स्ट ब्लैक वुमेन। क्या बन चुकी है, फर्स्ट ब्लैक वुमेन बन चुकी है। नाम आप लोग याद रखेंगे, मिसेस वर्ल्ड 2025। चलिए आगे आते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने
कोलकाता के फोर्ट विलियम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो किसने बदला है इसका नाम? भारतीय सेना ने। तो कोलकाता के जो फोर्ट विलियम है उसका नाम क्या रख दिया गया है? अब विजय दुर्ग रख दिया गया। क्या रख दिया गया है? विजय दुर्ग रख दिया है। इसका निर्माण जो है 1781 में अंग्रेजों द्वारा किया गया था। इसका जो निर्माण है हम कहें फोर्ट विलियम का, कब हुआ था? 1781 में। अब इसका नाम बदल कर क्या कर दिया है? विजय दुर्ग कर दिया है। इसका नाम इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। इसका जो नाम था फोर्ट विलियम का, किसके नाम पर? जो है यहाँ के इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। फोर्ट विलियम का नाम अब क्या होगा? विजय दुर्ग होगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1781 में। किसके द्वारा ये नाम बदला गया है? तो भारतीय सेनाओं के द्वारा। अब भारतीय सेना, तो सेना के प्रमुख कौन है? हम यहाँ पे बात करें भारतीय सेना की जो प्रमुख, भारतीय सेना के जो प्रमुख है वो कौन है? उपेंद्र द्विवेदी। कौन है भारतीय सेना के प्रमुख? उपेंद्र द्विवेदी। उपेंद्र द्विवेदी नाम याद रखेंगे, उपेंद्र द्विवेदी कई बार पूछ लिया जाता है। चलिए अब आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। हाल ही में पीएमसी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये कहाँ पर है? तो पीएमसी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ये कहाँ पर है? तो सिक्किम में है। कहाँ पर है? ये सिक्किम में है, जिसे राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड? राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सिक्किम में है। सिक्किम के नामची का यह स्कूल है प्रधानमंत्री श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जिसे अभी नई दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में जो ग्रीन कार्निवल और ग्रीन स्कूल अवार्ड समारोह हुआ, वहां पर इस स्कूल को राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड से सम्मानित किया गया। किस समारोह में किया गया? तो आप लोग याद रखेंगे, ग्रीन कार्निवल और ग्रीन स्कूल अवार्ड समारोह में। यह सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा हर साल आयोजित होने वाला एक कार्यक्रम है। ये जो कार्यक्रम होता है ये किसके द्वारा आयोजित होता है? तो सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा ही आयोजित होता है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण स्थिरता के प्रति देश भर के स्कूलों की प्रतिबद्धता को मान्यता देना। इसका क्या है ये उद्देश्य? तो कहाँ का स्कूल है? ये सिक्किम का है, जिसे क्या दिया गया है? राष्ट्रीय ग्रीन स्कूल अवार्ड दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक कब आयोजित किया जा रहा है? तो ये कब आयोजित किया जा रहा है? तो 2 से लेके 8 फरवरी तक, 2 से लेके 8 फरवरी तक जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट वीक। अब ये कब आयोजित होता है? तो जो फरवरी का पहला सप्ताह होता है, फरवरी का पहला सप्ताह को ये आयोजित किया जाता है। तो इस बार जो है 2 से लेके 8 फरवरी तक इसका आयोजन होगा, जिसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक विकास प्रयासों में कनाडा की भूमि को उजागर करना। क्या है इसका ये उद्देश्य है? और साथ ही साथ लोगों को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की दिशा में कार्य करने के लिए प्रेरित करना। इसे मनाने की शुरुआत 1990 में, कब हुई इसके मनाने की शुरुआत? 1990 में कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी ने की थी। इसकी जो शुरुआत हुई वो कब हुई है? 1990 में कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी ने की थी। पहली बार इसे 1998 में मनाया गया, जिसके बाद से यह हर साल मनाया जा रहा है। पहली बार कब मनाया गया ये? तो 1998 में। और इसको जो मनाने की शुरुआत हुई वो कब हुई है? 1990 में, 1990 में शुरू हुई है। किस एजेंसी के द्वारा शुरू किया गया? तो कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी ने इसे शुरू किया था। नेशनल डेवलपमेंट वीक 2 से लेके 8 फरवरी तक इसका आयोजन होगा। तो ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो हमने यहाँ पर देखे। यदि आप चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।